मैं कहता हूँ कर्म का ही रोल होता है। सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई रोल है तो कर्म है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो। आज का जो जनरेशन है वो चाहता है कि मुझे क्विकली सब कुछ मिल जाए, आज ही मिल जाए, शॉर्टकट से मिल जाए। एक बार अगर शॉर्टकट से आप कुछ हासिल कर लेते हैं, अगर आप नीचे गिर गए तो दोबारा चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं नौजवानों को, यंग जनरेशन को यही कहता हूँ, एक तो अपने लाइफ में परसेवरेंस जरूर लाएं, पेशेंस लाएं और आप मेहनत करें। जो मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में है। मैं कॉर्पोरेट लाइफ में अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों के साथ मैं जुड़ा रहा। मुझे मौका मिला रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के साथ काम करने का। वॉलमार्ट जब इंडिया में आई तो मैं अपर नॉर्थ इंडिया हेड था वॉलमार्ट कॉर्पोरेट अफेयर्स का। फिर जब रिलायंस मुकेश अंबानी जी ने जियो लॉन्च करना था तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी पंजाब और चंडीगढ़ के जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, ये एक ऐसे हाउस होल्ड नेम्स हैं हिंदुस्तान, क्या दुनिया में ही, मतलब एक तरह से तकरीबन सभी लोग जानते हैं और हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। कैसा लगता है उनका जो जीवन शैली है, वो एक परिवार के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर, एक ऑफिसर के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर वो किस तरह के इंसान है ये लोग? क्योंकि लोगों का इसमें इंटरेस्ट होगा, जानना चाहेंगे कि इतने बड़े लोग जो हैं वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जान पहचान के लोगों में किस तरह से। अभी मैं अडानी ग्रुप का हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हूँ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। तो मुझे सौभाग्य मिला है अडानी परिवार से करीबी से मिलने का, बात करने का। मैं शादी में भी गया था। गौतम अडानी जी ने मुझे सब परिवार, अपने बेटे की शादी, उनके छोटे बेटे जीत अडानी जी की शादी थी तो उसमें बुलाया था, मैं गया था। तो मैंने देखा नमस्कार रुपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे ये क्रॉस होराइजन के एंड ला सिटा लीगल का जो हमारा ये पॉडकास्टिंग जो प्लेटफॉर्म है, दोस्तों के लिए बनाया है, दोस्तों से बातचीत के लिए बनाया है। और आप तो मेरे सबसे करीबी, क्योंकि स्टूडेंट टाइम के आप मेरे दोस्त हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। आपको शुक्रिया करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और दोस्त जब दोस्त को मिलते हैं तो उसमें कहते हैं कि नो सॉरी नो थैंक यू इन फ्रेंडशिप। तो रुपेश जी मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो बचपन के इसलिए बोलो, यूनिवर्सिटी से ही हमारा बचपन शुरू हुआ और प्रोफेशनल दुनिया का जो बचपन होता है यूनिवर्सिटी ही होती है। तो ही हैज़ अचीव्ड सो मच कि हमें खुशी होती है, जैसे बच्चों को खुशी होती है सितारे देखकर ना। तो ये हमारे साथ के एक स्टार हैं जिन्होंने वो बुलंदियां हासिल की कॉरपोरेट वर्ल्ड में ख़ास तौर से, क्योंकि कॉरपोरेट दुनिया जो है जहाँ पे कहते हैं कि गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, कट थ्रॉट कंपटीशन होता है, वहाँ पर हाइट लेना, वहाँ पर ऊंचाई पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप कलाकार हैं, राइटर हैं, आईएएस बन गए हैं, कुछ उस तरह से हैं, तो वो क्या है कि आपने एक बार कोई तैयारी की और टेस्ट पास किया और आप टॉप पर आ गए। बट दिस इज़ अ फील्ड जो आपकी एंड्योरेंस टेस्ट करता है। कंटिन्यूसली साल दर साल आप परिपक्व होते जाते हैं, मजबूत होते जाते हैं, तजर्बा आपको एनहेंस करता जाता है, आपके स्किल को, आपके लोगों के साथ व्यवहार को। और आखिर में का मतलब ये है कि जब आप एक ख़ास हाइट ले जाते हैं तो आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। तो रुपेश जी जो मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा पावर हाउस और लाइट हाउस बन चुके हैं, आप कैसा लगता है यहाँ पहुँचकर? मुझे तो कुछ लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। तो एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग और डेली मैं नया नया कुछ सीखता हूँ। जब भी लोगों से मिलता हूँ तो नया सीखता हूँ। तो जैसे आम इंसान होते हैं वैसे मैं आम आदमी हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैंने कुछ बड़ा अचीव कर लिया है कुछ। और मैं तो आज भी यही समझता हूँ कि आज भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। दैट्स ग्रेट, क्योंकि बड़े होने की सबसे पहली निशानी यही है कि अपने आप को बड़ा नहीं समझा जाता कभी बड़े इंसान के द्वारा। रुपेश जी नई पीढ़ी के लिए, नए जो नौजवान हैं जिन्होंने अपना करियर शुरू करना है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं, क्योंकि वो चेयरमैन हैं पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की।
जो चंडीगढ़ के सुनने में ये बात थोड़ी सी टेक्निकल सी लग रही होगी कि पता नहीं क्या है, बट छोटी सी बात बता दूं कि अंबानी एंड अडानी ग्रुप के जो भी पब्लिक रिलेशन के इवेंट्स होते हैं, उनके जो विजिट्स होते हैं, जो उनकी कॉरपोरेट मीटिंग्स होती हैं, उन सबको पूरा करने के लिए रुपेश जी के बिना कुछ हो नहीं सकता है। इतना मेरे ख्याल से आइडिया के लिए काफ़ी होगा कि इनकी जो पोस्ट है या इनका जो कारोबारी जो सक्षम होना है या दक्षता है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। रुपेश जी, स्कूल से यूनिवर्सिटी का सफ़र बहुत 2-4 लाइनों में। देखिए, स्कूल तो मैं धनबाद में था, फादर साहब वहाँ पे थे, तो स्कूलिंग मैंने 10th वहाँ से की। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया और डीएवी कॉलेज में मैंने यहाँ पे +1 में एडमिशन लिया। फिर यहीं से चंडीगढ़ से मैंने +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमबीए किया। फिर मैंने लॉ की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, तो वहाँ से मैंने जर्नलिज्म की। तो ये कारवां ऐसा चलता रहा और भगवान की बहुत ही मेहरबानी रही है कि मैंने चंडीगढ़ में पढ़ा लिखा और मुझे नौकरियां भी चंडीगढ़ में ही मिलती रही। दैट्स ग्रेट। सिटी ब्यूटीफुल को एक्चुअली ब्यूटीफुल लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको चंडीगढ़ ने कहीं जाने नहीं दिया। रुपेश जी, यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है या ऐसा जंक्चर होता है जीवन का, ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव होता है यूनिवर्सिटी की जो स्टडी होती है, क्योंकि आप इमीडिएटली उसके बाद प्रोफेशनल दुनिया में जाते हैं। और जो आपका यूनिवर्सिटी का तजर्बा है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि रीजनल लोग होते हैं, आपके अपने शहर गांव के लोग होते हैं। यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट के लोग आए होते हैं। तो आप क्योंकि बिहार से हैं, बिहार से आते हैं, तो बिहार से आप पंजाब में आए, आपका तजर्बा कैसा रहा पंजाब के बारे में, चंडीगढ़, हरियाणा, यहाँ के कल्चर के बारे में? जब यूनिवर्सिटी में आप थे तो दोस्तों के साथ आपको कैसा लगता है? आज आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके जो बीइंग अ पर्सन फ्रॉम बिहार, हाउ यू फेल्ट एंड हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ फॉर बीइंग इन चंडीगढ़ एंड पंजाब? आई एम फ्रॉम बिहार, बट चंडीगढ़ एंड पंजाब बोथ हैव बिकम माई कर्म भूमि। और मैं अपने आप को पंजाबी ज़्यादा कहता हूँ, क्योंकि सारा टाइम आप देख लें, मैं यहाँ पे जब 17 ईयर्स का था तब आ गया था, और तब से मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं तो पूरा का पूरा पंजाबी हो चुका हूँ मैं। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि इस मिट्टी ने मुझे मौका दिया पढ़ने का और सेवा करने का भी मौका दिया है। इस मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ ही दिया है। जितना भी मैं कुछ अगर रिटर्न बैक कर सकूं सोसाइटी को, वो कम होगा जितना मुझे चंडीगढ़ और पंजाब ने दिया है। और पंजाब यूनिवर्सिटी तो एक ऐसा मेरे लाइफ में उसका एक्सपीरियंस है जिसने मुझे निखारा, जिसने मुझे एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर क्या होती है, कहाँ कहाँ से डिफरेंट स्टेट से बच्चे थे, ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे थे, उनके साथ सीखने का मौका मिला, उनके साथ पढ़ने का मौका मिला। तो उसने एक मेरी पर्सनालिटी को ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। हाँ, यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा जो रोल होता है, जैसे आप पर्सनली रुपेश जी, मुझे ना जो ये ऑनलाइन कल्चर है, इसमें मैं एक्चुअली हम थोड़ा सा ओल्ड स्कूल, हमें जो है जैसे इन पर्सन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो व्हाट आई फील लैकिंग इन ऑनलाइन टीचिंग और रीडिंग और स्टडिंग कि डिग्री ले लेते हैं आप, पर जो यूनिवर्सिटी में जो जिंदा माहौल में आप जो सीख पाते हैं, सीधा दुनिया के साथ जो आपका सारोकार होता है, इंटरेक्शन होता है, जिस तरह की डेवलपमेंट आप तब ले पाते हैं, वो मेरा ख्याल है ऑनलाइन कल्चर में दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं, ऑनलाइन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपको अपना काम खुद करना है, सब कुछ अपना करना है। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं आपके, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वो सारा कुछ वो आपके लिए करते हैं। तो यूनिवर्सिटी एक आपको सिखाती है कि लाइफ में कैसे आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, और डे टू डे एक्टिविटीज आपको कैसा करना है, हर काम आपको अपने लिए खुद करना है। तो ये सब चीज़ें आप सीखते हैं, तो आगे लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में और आपके करियर को ग्रोथ देने में। नौजवानों के लिए, नई पीढ़ी के लिए इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कर्म का कितना रोल होता है आपको एक उच्च कोटि का इंसान बनाने के लिए? मैं कहता हूँ कर्म का ही रोल होता है। सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई रोल है तो कर्म है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो।
अगर हम अपना कर्म सही ढंग से करते हैं, वो फल है, मिलना ना मिलना गॉड की मर्जी है, ठीक है। अगर आपको फल नहीं भी मिलता है तो उसमें भी कोई ना कोई बेनिफिट गॉड ने आपके लिए रखा है छुपा के। तो आप हतोत्साहित ना हो। आज का जो जनरेशन है वो चाहता है कि मुझे क्विकली सब कुछ मिल जाए, आज ही मिल जाए, शॉर्टकट से मिल जाए। जी, जी। ये नहीं, हाँ, ये चीज़ें लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक नहीं है। एक बार अगर शॉर्टकट से आप कुछ हासिल कर लेते हैं, अगर आप नीचे गिर गए तो दोबारा चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप परिश्रम करके आगे सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं, अगर आप नीचे भी आते हैं तो आपको पता है सीढ़ियाँ कैसे चढ़नी है, अब दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। इसलिए मैं नौजवानों को, यंग जनरेशन को यही कहता हूँ, एक तो अपने लाइफ में परसेवरेंस जरूर लाएं, पेशेंस लाएं, और आप मेहनत करें। जो मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल सही बात है। रुपेश जी, एक सवाल जो आपको देखकर बहुत मेरे मन में मतलब कुलांचे भरता है कि आप एक दूर स्टेट से आए, यहाँ पर आपने एक ऐसा मतलब एक अपना ऑरा बनाया, एक इस तरह का एक सिस्टम खड़ा किया। आज आप जाने जाते हैं अंबानी अडानी ग्रुप के लिए, और बहुत सारे और कॉरपोरेट ग्रुप्स के आप सलाहकार हैं, उनके इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उन्हें आप एक तरह से गाइडेंस देते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से बढ़िया तरीके से की जाएं। क्योंकि आज का जो कारोबार है वो कॉरपोरेट सिस्टम जो है वो पब्लिक रिलेशन के उसके बिना, टूल्स के बिना उसको किया नहीं जा सकता। यूनिवर्सिटी से एकदम निकलने के बाद यहाँ तक के सफ़र में क्या कुछ आया? यूनिवर्सिटी ने मुझे टूल्स दिए, एजुकेशन दी, मुझे एक प्लेटफॉर्म दी, एक डिग्री दिया जी। उस डिग्री ने, यूनिवर्सिटी ने मुझे जो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उस डिग्री और पर्सनालिटी के बलबूते पे मैं कॉर्पोरेट लाइफ में अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों के साथ मैं जुड़ा रहा। मुझे मौका मिला रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के साथ काम करने का। वॉलमार्ट जब इंडिया में आई तो मैं अपर नॉर्थ इंडिया हेड था वॉलमार्ट कॉर्पोरेट अफेयर्स का। फिर जब रिलायंस मुकेश अंबानी जी ने जियो लॉन्च करना था तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी पंजाब और चंडीगढ़ के जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो और ख़ास तौर पे जब आप कॉर्पोरेट में आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप सीढ़ियाँ इसीलिए चढ़ पाते हैं क्योंकि आपकी एक जो ग्राउंडिंग होती है, आपकी जो कंडीशनिंग होती है, वो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। रुपेश जी, हर इंसान जो कामयाब होता है उसकी ज़िंदगी में एक, चाहे थोड़ा छोटा या बड़ा, एक दौर ऐसा ज़रूर आता है जब वो बहुत टूटता है, बहुत बुरी तरह से थकता है, हारता है। कई बार ये ख्याल आता है कि यार दुनिया ही छोड़ दी जाए, काम छोड़ दिया जाए, कुछ और कर लिया जाए। आपके साथ भी ऐसा कोई वक्त आया? देखिए, ऐसा है, होता क्या है ना कि हम लोग जो हैं थैंकलेस लोग हैं। हमें गॉड ने 99% चीज़ें दे दी हैं, हम उसके लिए थैंक्स नहीं करते हैं। अगर गॉड ने हमें 1% नहीं दी तो हम उसके लिए क्रिब करते रहते हैं। देखिए, अगर आप किसी चीज़ में फेलियर भी हो गए हैं तो फेलियर इज जस्ट स्टेयर टू सक्सेस। ठीक है, तो आप उसमें ना पड़ें कि आज मुझे ये चीज़ें नहीं मिली। अरे भगवान ने आपको इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं, 100 में 99 चीज़ें सब कुछ दी है, आप उसको एंजॉय करें। अब ऐसा नहीं है कि भगवान ने जो चीज़ें बनाई सिर्फ आप ही के लिए बनाई हैं। दुनिया में उसने सारे क्रिएशन बनाए, और भी लोग बनाए, सभी को उसने देखना है, सभी को देना है। तो आपको जो मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया करें और मेहनत करते रहें। आगे आगे अपने आप भगवान आपको लेके जाएगा जहाँ लेना है। जो भी आपका कोटा है वो मिलेगा, वो कहीं भी कोई नहीं छीन सकता। कहीं ना कहीं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास की कमी हुई है, जो एक तरह से हाईटेक वर्ल्ड जैसा हमने डेवलप कर लिया है, कंप्यूटर जनरेटेड, थोड़ी सी ईश्वर की जो अपने थैंकलेस होने की जो बात कही। क्योंकि हमारे वक्त में तो ये होता था ना कि हम ये कहते थे कि ईश्वर देख रहे हैं, कुछ गलत नहीं करना, ईश्वर यहाँ है, ईश्वर वहाँ। तो वो क्या है कि साइंटिफिक एंगल से आज के बच्चों के लिए जो ईश्वर की रेलेवेंस है जिस तरह से थोड़ी कम, या वो उस तरह से हुई है कि टेक्निकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो इस चीज को कहाँ दोषी मानते हैं कि हमें ईश्वर के ऊपर जो विश्वास करके अपने कर्म के साथ जुड़े रहना कहाँ तक जरूरी है? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, वो आज के बच्चे जो भी कह लें, लेकिन अगर वो साइंटिस्ट भी बनता है तो साइंस कहती है कि मैं लॉजिक पे जाऊंगा, मैं रीजनिंग पे जाऊंगा। लेकिन वो साइंटिस्ट जब अपना कोई रिसर्च कर रहा होता है तो भगवान को पहले प्रे करता है, भगवान मेरा रिसर्च सक्सेसफुल करना। ठीक है,
तो वो ऐसा नहीं है कि आज के बच्चे भगवान को नहीं मानते हैं। आप देखिए इतना साइंस डेवलप हो गया, क्या आज तक हम लोग एक चींटी भी बना पाए हैं क्या? एक छोटा सा एंट भी बना पाए हैं क्या? तो वो तो साक्षात है, भगवान तो हर जगह है। और बच्चों को तो मैं यही कहता हूँ कि आप अच्छा है, अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है, अपना कर्म करते रहिए, भगवान को ना माने कोई बात नहीं, अपना कर्म करते रहे, मेहनत करते रहे। एक समय लाइफ में ऐसा आता है कि आपके अंदर का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फिर आप भगवान के लाइन पे लग जाते हो। ये समय के अलग अलग फेजेज होते हैं, 10-10 साल का फेज होता है लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो उसके बाद चेंजेज आते हैं। आफ्टर 50 आपके अंदर कुछ और ऐसा चेंजेज आता है कि आप इस स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भागते हो। 60 के बाद थोड़ा सा और भगवान की तरफ आपका रुझान बढ़ता है। तो वो सॉफ्टवेयर है, उसका टाइम है, जब अपडेट होगा तो आपकी थिंकिंग भी उसके हिसाब से बदलती है। दैट्स ग्रेट। कितनी आसानी से और सीधे शब्दों में रुपेश जी ने बता दिया कि बहुत ज़्यादा दिमाग भगाने की ज़रूरत नहीं है, जो जब जब होता है वो तब तब होता है। रुपेश जी, आपको देखकर लगता नहीं है कि आपने कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शरारतें की होंगी? नहीं, ऐसा है, शरारतें तो बहुत की है हमने। कोई बताने लायक हो? स्कूल टाइम में शरारतें की है। एक बार एक बहुत अच्छी मूवी लगी थी, तो मैं उस समय आई वाज इन क्लास 9th, तो हम लोगों ने प्लान बनाया मूवी, मतलब स्कूल बंक करके मूवी जाने का। तो हम लोग मूवी में चले गए, मूवी में बैठे, मूवी देख रहे हैं, तो साथ में हमारे पड़ोस वाले अंकल भी साथ में बैठे थे। अच्छा। तो उन्होंने घर जाकर बता दी। उसके बाद जो चोरी पकड़ी, उसके बाद जो पिटाई हुई, मेरी ही नहीं, बाकी भी जो 4 मेरे फ्रेंड्स थे उनके घर पे मैसेज पहुंच गया, तो सबकी इकट्ठी पिटाई हुई ठीक ठाक। दैट्स ग्रेट। उसके बाद फिर फिल्म देखने नहीं गए होंगे कभी? नहीं, फिल्म देखने गए लेकिन बंक करके नहीं गए। अच्छा रुपेश जी, हमारा एक पीयू अलुमनाई ग्रुप बना, जिसमें हमारा मिलना भी उसी में दोबारा से संभव हो पाया। इतने सालों के बाद, तकरीबन 2.5-3 दशक के बाद, अपने उन्हीं दोस्तों के बीच में होना, उन लोगों के बीच में होना जिनकी अब आज की डेट में मान लीजिए दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, सिर के बाल उड़ गए, अपने नक्शे कदम ही बदल गए। तो जब हम आपस में जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो एकदम से हमारा यूथफुलनेस जो एकदम से वापस आ जाता है, हम एकदम से लड़के बन जाते हैं, ओ यार तू की करना है, ये करना। तो उस माहौल में होने पर आप अलग से क्या महसूस करते हैं? देखिए, वो कॉर्पोरेट का जो कल्चर है वो ज़्यादा फॉर्मल कल्चर होता है जी। वहाँ पे ज़्यादा आप इनफॉर्मल नहीं रह सकते। लेकिन जब आप अपने पुराने दोस्तों को मिलते हैं, जो चड्डी बडीज फ्रेंड्स जो कहते हैं, उनको मिलते हो आप, तो जो वहाँ पे अगर वो आपके साथ इनफॉर्मल जो रिलेशन होता है, वो जो आपको किक देती है लाइफ में ना, वो बाकी फॉर्मल चीज़ें किक नहीं देती हैं। और ख़ास तौर पे जब आप करियर के स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हो, तो उस समय आप अपना करियर बना रहे होते हो, सारा टाइम आपका करियर पे लगा होता है, तो उसमें अपने दोस्तों को भूल जाते हो आप। ठीक है, वो 10-15 साल का फेज होता है, वो थोड़ा होता है फेज। लेकिन जब आप एक एस्टेब्लिश हो गए, तो फिर आप ढूंढते हो यार मेरा ग्रास रूट कहाँ है, मेरे दोस्त कहाँ हैं, असली खुशी कहाँ है। जब वो दोस्त मिलते हैं तो जी उसकी जो खुशी होती है ना तो वो खुशी खरीदी जा सकती है, और ना वो खुशी आर्टिफिशियल तौर पे बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही। उस खुशी का कोई अंदाजा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, इनवैल्यूएबल है। रुपेश जी, जो आप सेहत के लिए, क्योंकि आप जाने जाते हैं फिटनेस फ्रीक भी हैं आप, मतलब एक तरह से दीवानावार आप इस पर भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना आप अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। जो, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी है आप शायद ड्रिंक भी नहीं करते हैं, तो वेज नॉन वेज का आई डोंट नो, उसका क्या इतना रोल है भी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम अब उम्र के उस दौर में हैं जहां हमें अपनी सेहत को संभालना, डॉक्टरों से दूर रहना, हॉस्पिटल से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए किस तरह की रूटीन फॉलो करने के लिए आप सलाह देंगे? मैं तो सबसे पहले जो यंग जनरेशन है उसको कहना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही आप अपने पर्सनालिटी में एक हैबिट इनकलकेट कीजिए एक्सरसाइज का, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो प्राणायाम हो। होता क्या है कि हम यंग एज में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जब वी टच 40 और क्रॉस 40 और वी टच 50, तो उस समय क्या होता है, बीमारियां आने लगती हैं। तो अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप ढंग से अपना एक्सरसाइज का एक रूटीन फॉलो करेंगे तो बीमारियां आएंगी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप यंग एज में पैसा एक्यूमुलेट कर लेते हैं, लेकिन आपने अगर सेहत का ध्यान नहीं रखा है, आफ्टर 50 वो बीमारियां आपको लग जाएंगी, तो वो पैसा जो आपने मेहनत से कमाया सारा आपने हेल्थ पे लगा देना है, तो फिर आउटपुट क्या हुआ, 0। और आपका जो करियर का पीक पीरियड होता है वो होता है 40 to 60,
और उस समय अगर आप बीमार पड़ गए, आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप करियर के पीक जो आपने इतने सालों की मेहनत की अपना करियर को लेकर आए इस प्लेटफॉर्म पे, तो उस समय आप उसके बेनिफिट्स प्रॉपर नहीं ले Enjoy सकते, नहीं कहीं ना कर कहीं ग्रोथ में वो बाधा बनेगी आपकी हेल्थ, फिर आप उस तरह का ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात इसलिए मैं कहता हूँ हेल्थ इज ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी। इफ यू हैव गुड हेल्थ देन यू कैन एंजॉय द वेल्थ। यस ऑफ कोर्स। ठीक है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो ऑलवेज कीप टॉप प्रायोरिटी ऑन योर हेल्थ, आई से टू एवरीबडी। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, ये एक ऐसे हाउस होल्ड नेम्स हैं हिंदुस्तान, क्या दुनिया में ही, मतलब एक तरह से तकरीबन सभी लोग जानते हैं और हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। आप सौभाग्यशाली भी हैं और अपनी मेहनत से आपने वो एक स्टेचर अचीव किया that you are known to their personal ambit, उनका एक पर्सनल जो एक तरह से एरिया, जहाँ तक कि आम जनता की नज़र क्या उन तक कुछ खबर नहीं जा सकती। कैसा लगता है उनका जो जीवन शैली है, वो एक परिवार के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर, एक ऑफिसर के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर वो किस तरह के इंसान हैं ये लोग? क्योंकि लोगों का इसमें इंटरेस्ट होगा, जानना चाहेंगे कि इतने बड़े लोग जो हैं वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जान पहचान के लोगों में किस तरह से रहते हैं। अभी मैं अडानी ग्रुप का हेड ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हूँ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का। तो मुझे सौभाग्य मिला है अडानी परिवार से करीबी से मिलने का, बात करने का। मैं शादी में भी गया था, गौतम अडानी जी ने मुझे सब परिवार, अपने बेटे की शादी, उनके छोटे बेटे जीत अडानी जी की शादी थी, तो उसमें बुलाया था, मैं गया था। तो मैंने देखा कि जो ये जो परिवार है बहुत ही ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग हैं, ग्राउंडेड हैं, दे वैल्यू पीपल, दे रिस्पेक्ट यू। और कहीं भी मुझे इस परिवार से मिलके ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे इतने बड़े रिच लोग हैं, और हाई हेडेडनेस नहीं देखी मैंने, पैसा दिमाग पे चढ़ के बोलता हुआ नज़र नहीं आया मुझे कहीं जी। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे ये अच्छी लगी। और दूसरी बात ये है कि ये लोग भी बहुत ही हम्बल है, चाहे उनका वेशभूषा है, चाहे खान पान है, वो भी बड़े हम्बल तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से रहते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो कितना छोटा है, चाहे वो बड़ा तो है, बड़े को तो सभी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो जितने छोटे डेजिग्नेशन के लोग हैं या दूसरे, सभी को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं। रुपेश जी, एक थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, एक सवाल ऐसा है जो थोड़ा सा विचलित करता है, जो मुझे ख़ास तौर से काफ़ी परेशान करता है व्यक्तिगत तौर पर भी, कि कुछ एक घटनाएं होती वो राजनीति से प्रेरित हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में या पंजाब में या दिल्ली में कभी कभी ये प्रवासी जो वर्कर्स आते हैं या जो प्रवासी लोग हैं, उनके प्रति जिस तरह से भेदभाव का या इस तरह का कभी कभी जो चीज़ें होती हैं, उनके कारण बता सकते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये कहता हूँ, मैं भी अपने आप को प्रवासी मानता हूँ। मैं भी आया था यहाँ पे 90 में आया था, मैं भी माइग्रेंट ही था। मैं तो सभी को यही कहूँगा, प्रवासी चाहे वो बिहार से यहाँ आ रहे हैं या पंजाब से बिहार जा रहे हैं जॉब करने के लिए, कोई भी प्रवासी कहीं भी हो, चाहे इंडिया से बाहर भी जाते हैं लोग, जी हाँ, वो भी प्रवासी है। आप जहाँ जा रहे हो, जिस मिट्टी की सेवा कर रहे हो, जो मिट्टी आपकी ब्रेड एंड बटर चला रही है, आपका किचन चल रहा है, उस मिट्टी के प्रति लॉयल रहो, उस मिट्टी को अपनी मिट्टी मानो, उस मिट्टी को अपनी माँ की तरह पूजो। मेरा तो कहना ये है जी। अब देखिए, अब इतना बड़ा माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उसमें कुछ हो सकता है कि एंटी सोशल एलिमेंट भी हो। उन लोग उसमें से अगर एक दो लोगों ने कुछ इस तरह की शरारतें की हैं, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने इस तरह की शरारतें की तो उसको प्रॉपर कानून के तौर पे सज़ा भी मिलनी चाहिए पूरी। लेकिन अगर किसी एक प्रवासी ने कोई इस तरह की एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिविटीज़ की है, उससे आप सारे प्रवासियों को एक नज़र से नहीं देख सकते, ठीक है ना, एक तराजू में नहीं तौल सकते, ठीक है। बाकी बात रही कि हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ हैं तो भारतीय ना, है तो इंडियन है, तो सब उनको अपना भारतीय समझ के उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, उनके साथ मिलके रहना चाहिए, दुख सुख में साथ रहना चाहिए। उनके जो कल्चर है उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए, और जहाँ भी रहें, जिनके साथ रहें, उनका लॉयल रहें, फेथफुल रहें, ठीक है, और उस मिट्टी को अपनी माँ की तरह पूजें। मैं तो ये कहता हूँ।
बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि ये देश, मैं तो ये मानता हूँ थोड़ा सा कि सारी धरती ही हमारी साझी है। जी, तो उसमें क्या है कि जैसे अब यहाँ के बच्चे कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पर मेहनत करते हैं, तो वहाँ के लिए तो वो प्रवासी ही True, हुए। true. तो अगर ये सोच रखी जाए कि कोई दूसरे आए हैं तो उन्हें ये नहीं मिलना चाहिए या वो नहीं मिलना चाहिए, या ये क्यों यहाँ पे आ गए, ये सवाल शायद इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक बात, जो आज का समाज है, जो मटेरियल की दौड़ है, उसमें आप आध्यात्मिकता को, स्पिरिचुअलिटी को कहाँ देखते हैं? देखिए, मटेरियल चीज़ें सिर्फ आपको चाहिए एक जो आपकी नेसेसिटी है, उसके लिए मेरे मटेरियल चीज़ें चाहिए, जैसे घर हो गया, छत चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, अच्छा खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, या फिर आपके कोई गेस्ट आते हैं उनका प्रॉपर आप सम्मान कर सकें। उसके बाद जो चीज़ें हैं लाइफ में, हर आदमी के अंदर सब्सटेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप में सब्सटेंस नहीं है, अब चाहे आप बड़ी लग्जरी गाड़ी मेंटेन करके आप कहीं सोसाइटी में गए, किसी फंक्शन में गए, वो आप गाड़ी को देख के लोग एक बार आपको रिस्पेक्ट तो करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर सब्सटेंस नहीं है तो व्हेन यू टॉक विद पीपल, यस, इट शोज योर सब्सटेंस, वहाँ पे आप दिख जाते हो, ट्रू सेल्फ आपका पता चल जाता है। और मैं ये कहता हूँ, मैं और ये लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि मटेरियलिज्म के अलावा आप स्पिरिचुअलिज्म को भी फॉलो करें। मटेरियलिज्म चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जब आप फॉलो करेंगे ना, तो ये आपको एक कंपैशनेट इंसान बनाता है, ग्राउंडेड बनाता है, फुल ऑफ इंटेग्रिटी बनाता है, ऑनेस्ट बनाता है। तो स्पिरिचुअलिटी का मेन जो मकसद ये है कि एक यू बिकम अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। अभी हम मोस्टली कहते हैं कि a person is healthy. Agar if he is doing exercise, he is healthy. No, he is not healthy. Health means physically healthy, mentally healthy, and spiritually healthy. Okay. If you are healthy on three backgrounds, then you are a complete healthy man. सही बात है। तो स्पिरिचुअलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पिरिचुअलिज्म बेसिकली सर्व्स योर सोल। यस। फिजिकल एक्सरसाइज सर्व्स योर फिजिकल बॉडी। ओके, हाँ, शरीर और सूक्ष्म शरीर या आत्मा की, परमात्मा की बात है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आप में है, मेंटली भी आप हेल्दी है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी हेल्दी है, देन यू आर अ कम्प्लीटली हेल्दी मैन। तीनों का सिंक है। अगर तीनों में कोई भी बैलेंस अगर गड़बड़ा जाता है तो आपकी हेल्थ में इशू आ जाएगा, और उसका वो दैट इज बाउंड टू हैपन। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बहुत अमीर लोगों को कभी डिप्रेशन हो जाता है, कुछ बड़े कामयाब लोगों को एक तरह से टूटन महसूस होती है, तो वो शायद स्पिरिचुअलिटी का जो उनका जो रेशो है वो गड़बड़ाया हुआ। मनी कैन ब्रिंग यू बिग कार, बिग होम, बट मनी कांट ब्रिंग यू हैप्पीनेस। यस, एग्जैक्टली। ठीक है। तो इन सब के अलावा आपके पास वक्त की मैनेजमेंट, क्योंकि आप मैनेजरियल स्किल में तो मास्टर हैं, हॉबी क्या फॉलो करते हैं? मेरी हॉबी एक तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना है। अच्छा। मैं प्राणायाम करता हूँ विदाउट मिसिंग अ डे। दैट्स गुड। और आजकल मैंने 3 साल से जिमिंग कर रहा हूँ। पहले मैंने साइकिलिंग बहुत की, रनिंग बहुत की, स्विमिंग बहुत की। तो आजकल मेरा जो है वो जिम पे फोकस है, और मॉर्निंग का जो मेरा प्राणायाम होता है वो मैं मिस नहीं करता। दैट्स ग्रेट। एक मैसेज रुपेश जी से मैं चाहूँगा कि वो दें, क्योंकि हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं पद्म नवीन वालिया, उनकी मुझे चिंता होती है कभी कभी। वो बहुत खुशगवार, बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटी टाइम के दोस्तों को उन्होंने एक धागे में पिरो रखा है, एंड ही इज़ गिविंग टाइम ऑल्सो, पर उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और वज़न बढ़ना जो है आज की बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसमें आप किस तरह से, मतलब खाने पीने का और एक्सरसाइज का क्या रेशो, किस तरह से गाइड करना चाहेंगे हमारी उम्र के या हमारे से 5-7 साल छोटे बड़े लोग जो हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप अपना स्वास्थ्य बहुत कायम रखे हुए हैं, अपना मेंटेन किया हुआ है आपने, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो आपका जो फिटनेस है, फिटनेस में अगर बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो 90% फूड का रोल है और 10% ही एक्सरसाइज का रोल है। अच्छा, ये रिसर्च है। ये 90% फूड
कहते हैं जैसा आप खाओगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपको फूड पे कंट्रोल करना है, डाइटिंग नहीं करनी है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ आप डाइटिंग करें, जी। ठीक है, लेकिन अगर आप फूड आप खा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर जो डाइट बॉडी को चाहिए वो नहीं ले रहे। ओके। जैसे सपोज अगर किसी का वेट है 70 kg, तो वो रिक्वायर्ड है कि 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर वेट ओके। शुड बी प्रोटीन। ओके। अगर 80 है तो 80 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। वो ले ही नहीं पा रहे हैं लोग। ठीक है, वो रेशो जो है वो ठीक नहीं है। रेशियो प्रॉपर होना चाहिए। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट छोड़ दे, ठीक है ना, कि चावल, आटा, गेहूं ये छोड़ दें आप, ये तो दीज आर नॉट गुड। गेहूं तो बहुत ही ज़्यादा, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर योर गट। ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसके अलावा खाएं, स्प्राउट्स खाएं, ओट्स खाएं, दलिया खाएं, पल्सेस लें, फ्रूट्स खाएं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, हाँ, तो आप अगर नॉनवेज खाना चाहते हैं तो रेड मीट छोड़ दें। ओके। आप व्हाइट मीट खाइए और प्रेफर्ड कीजिए कि वो ऑयली ना हो। आप तंदूर करके खाएं उसको, ठीक है ना। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि प्रॉपर डाइट भी प्रॉपर आपकी मिलेगी और वेट भी कम। और दूसरा, वेट बढ़ने का कारण सिर्फ फूड ही नहीं होता। आजकल क्या होता है कि प्रॉपर योर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स स्लीप। हाँ, ये लोग सो नहीं पाते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती है। वर्क स्ट्रेस बॉडी के जो सेल्स है ना, जो दिन भर जब आप काम कर रहे हो तो सेल्स टूटते हैं। तो सेल्स को रिपेयर चाहिए, उसके लिए 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप चाहिए। और 2 टाइम खाएं। पहले ऋषि महर्षि होते थे, वो 2 टाइम खाते थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक दिन खाना ना, आप एक दिन ना खाओ, सिर्फ फ्रूट पे आ जाओ बस। वन डे सिर्फ फ्रूट पे खाओ, फ्रूट सैलड खाओ, बस कुछ नहीं होता। हमेशा ज्यादा खाने वालों को दिक्कतें आई हैं, कम खाने वालों को कभी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जिस तरह से आप मतलब आपके बारे में मुझे जानकारी है कि मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि ड्रिंक नहीं करते हैं। जैसे जो दोस्त आपके साथ हम लोग हैं, जैसे जो कुछ अगर ड्रिंक के शौकीन हैं वो बैठे होते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, मैं उनके साथ पी लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभार ओकेजनल वो करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आजकल रेड वाइन। That's great. One should be disciplined with his Everything habits. in moderation is required, ठीक है ना। क्योंकि रुपेश जी को देखकर मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। एक तो सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी उम्र से छोटे लगते हैं, इसलिए भी कि क्योंकि जब आदमी मूव करता है ना तो वो जिंदा लगना चाहिए, मतलब वो एनर्जी से भरा हुआ लगना चाहिए। तभी मैं एक्चुअली पॉडकास्ट भी इनका करने का एक वजह थी। एक तो दोस्त है, वैसे तो मिल नहीं पाते हम, तो एक तो वजह ये थी कि इस बहाने से हम बातचीत कर लेंगे। दूसरा ये था कि इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल साधारण तरीके से, सीधे तरीके से हमें प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। क्योंकि जैसे रामदेव जी हैं या जग्गी वासुदेव हैं या कोई और इन्फ्लुएंसर हैं या कोई बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो हमें लगता है कि कुछ स्पेशल करते होंगे। ये हमारे बिल्कुल साथ के दोस्त हैं, साथ ही उठते बैठते हैं, तो इनको फॉलो करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो जो इन्होंने छोटे छोटे टिप्स दिए ज़िंदगी के बारे में, खाने पीने के बारे में, फिटनेस के बारे में, बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए जो इन्होंने जो बातें कही हैं, बहुत साधारण हैं पर उनका बहुत गंभीर अर्थ है। अगर उन्हें सीरियसली फॉलो किया जाए, डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए, तो ज़िंदगी में बड़े मकाम जो हैं बड़ी आसानी से अपने आप आते चले जाते हैं। रुपेश जी, आपका यहाँ आने का, हमारे साथ बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पता क्या है, जब कोई दोस्त मेरे गेस्ट बन के आते हैं और उनके साथ मैं बातचीत करता हूँ तो मैं खुद उस टाइम जोन में पहुँच जाता हूँ। मुझे भी सारे यूनिवर्सिटी के सीन याद आ रहे हैं, उस टाइम की जो शरारतें हैं वो याद आ रही हैं। तो आपके साथ मिलना एक बार फिर बहुत खूबसूरत अनुभव है। और मेरे दोस्तों के लिए जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, जो हमारे स्टूडेंट अलुमनाई हैं, उन्हें तो पता है कि वो किस तरह से महसूस करेंगे, पर और भी जो लोग देखेंगे उन्हें अपनी तरह से अपना जो गुजारा हुआ वक्त है कॉलेज यूनिवर्सिटी का और कामकाज का, वो याद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। आप कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने स्टूडियो में बुलाया। और मैं बहुत ही खुश हूँ आपकी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी को देखकर कि आप ना ही सिर्फ एडवोकेट हैं, उसके अलावा आप सिंगर भी हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं। तो भगवान आपको इसी तरह और तरक्की देते रहें और अच्छी सेहत दे। दैट्स द बेस्ट ब्लेसिंग, दैट आप किसी के लिए दुआ करें तो सेहत ज़रूर अच्छी मांगें, क्योंकि सबसे बड़ा जो सुकून है जीवन का वो सेहत में है।
बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी, एक बार फिर दिल जीत लिया आपने मेरा भी, और जो लोग भी ये बातचीत सुनेंगे देखेंगे, आशा करता हूँ उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।